एक आप लाइफ कोच हैं, तो किस तरीके से युवाओं को देखती हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है? बीइंग अ लाइफ कोच, जब मैं युवाओं के मैं कॉलेजेस जाती हूँ, सेशन लेती हूँ, तो वो उनका डेवलपिंग ईयर है। उन्हें अपने करियर की चिंता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन्हें प्यार इश्क मोहब्बत भी होता है, ब्रेकअप होता है। तो दे आर अनेबल टू हैंडल सो मैनी इमोशंस टुगेदर। ये फैशन लाइफस्टाइल जो है, ये क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? क्षितिज फैशन लाइफस्टाइल इज़ एक्सटेंशन ऑफ क्षितिज। इंडियन आइकॉनिक पोएट की शुरुआत करने का जो रीज़न था वो ये था कि कवियों को थोड़ा हम ग्लैमराइज करें। मैं खुद 2018 में मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड 2018 रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सुमन पाल। आप देख रहे हैं संगम टॉकीज, वो मंच जहां हम मिलते हैं उन शख्सियत से जिन्होंने अपने जुनून को एक सकारात्मक बदलाव में बदला। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कविता को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक आंदोलन की शक्ल दी। रंजीता सहाय आशीष जी एक प्रसिद्ध व्यवसायी, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के साथ साथ रंजीता जी ने 2018 में छत्तीस की नींव रखी। एक ऐसा मंच जो देश भर के युवा कवियों को न सिर्फ आवाज देता है, बल्कि उन्हें पहचान, मंच और मार्गदर्शन भी देता है। उनकी संस्था हर साल भारत के प्रसिद्ध कवि जैसे इवेंट्स को, साहित्य को नई ऊंचाइयां दे रही है। आपको बता दें कि छत्तीस पब्लिकेशंस के माध्यम से कई युवा लेखकों को उनकी पहली किताब तक पहुंचने का मौका मिला है। शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अद्भुत कार्य कर रही है। और यही नहीं, स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी जाकर वो युवा पीढ़ी को अपने शब्दों और अनुभव से प्रेरित कर रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं रंजीता सहाय आशीष जी का। आपका बहुत स्वागत है संगम टॉकीज में। थैंक यू सो मच। रंजीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने के साथ साथ एक सफल वुमन तक आप कैसे पहुंची हैं? दो पंक्तियां हैं मेरी। अरसों से कहीं दफन था जुनू मेरा, हालातों के तूफान ने इसको जगा दिया। तो बेसिकली अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी चल रही है। एज अ गृहिणी आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो जगह जगह हम लोग इंडिया के हर कोने में पोस्टिंग होती है, हम लोग जाते रहते हैं। और मेरे दो बच्चे हैं और एक सिंपल आप बोल लो एक होम मेकर। एज अ होम मेकर आई हैड अ वेरी हैप्पी लाइफ। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। कविताएं मैं शुरू से लिखती हूँ, मगर 2014 में अचानक से एक मेरी माँ का देहांत हुआ, जिसने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी। दैट वॉज लिटरली अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। इट वॉज अ हार्ट अटैक जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। माँ मेरी आप बोल लो हर लड़की की रोल मॉडल, हर लड़की की दोस्त, हर लड़की की सखी बोल लीजिए। तो उसी तरह माँ से हर बात शेयर करना, हर बात को रखना। और अचानक ही आपको सुबह पता चलता है कि आपकी माँ नहीं रही। और रात में ही मेरी बात हुई थी और अगले दिन सुबह मुझे जब पता चला, तो वो शायद सदमा या आप शौक बोल लीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और शायद ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में कौतूहल होने लगा कि ज़िंदगी क्या है। हम इतने आराम से रहते हैं कि ठीक है, सेट लाइफ है, हर चीज़ सही चल रही है, फिर अचानक ऐसा कुछ होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। मेरी माँ के बहुत सपने थे जी। उसके। वो चाहती थी कि मैं आगे अपनी किताब लाऊं। वो भी अच्छा लिखती थी, पढ़ती थी, और बहुत सारे सपने थे कि बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद हम इसे पूरा करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं हो पाया और वो काश ही रह गया। तो एक चीज़ समझ आ गई कि ज़िंदगी में काश नहीं बोलना है। हो सकता है मैं भी ऐसे ही चली जाऊं। तो मैंने तो अपने सपने जिए ही नहीं। मैंने तो कुछ जो मैंने सोचा था बचपन से, मेरी एक डायरी है जी। जिसमें मैं 15 साल की उम्र से उसमें मैं कविताएं लिख रही हूँ। तो उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि मुझे अपनी कविताओं की एक बुक चाहिए, संग्रह चाहिए, कविता संग्रह। तो जब मेरी माँ का अचानक जो देहांत हुआ, तो वो उसने मुझे झकझोर के रख दिया। एंड आई रियलाइज़ कि शायद मैं भी ऐसे जा सकती हूँ। तो मैंने तो अपने सपने जिए ही नहीं, और वो डायरी को उठाकर ऐसा लगा कि शायद अब मेरा
समय आ गया है, या मुझे अपनी डायरी के यानी कविताओं को डायरी के पन्नों से निकाल के मुझे इसको किताब बनाना है, किताब का रूप देना है। और फिर मैं लग गई किताब बनाने में। मैंने सोचा कि अपनी माँ को मैं श्रद्धांजलि दूं, क्योंकि उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा था कि आई वांटेड टू डाइवर्ट माई सेल्फ। तो मुझे शायद मेरी डायरी ने सोलेस दिया, मुझे वहाँ शांति मिली, सुकून मिला। तो उसी कविताओं के साथ मैंने कहा कि एक नया सफ़र शुरू किया जाए, मैं अपनी किताब लेके रहा हूँ। तो 6-7 महीने मुझे लग गए ढूंढने में, क्योंकि मैं कोई साहित्य का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बस मैं लिखती थी और एक सोच थी, शौक़ था। और मैंने काफ़ी ढूंढा, पब्लिशिंग हाउस ढूंढा, मैंने सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुई, और धीरे धीरे आप मान लो कि काफ़ी रिजेक्शंस भी मिले। जो लोग आपको, पहली तो होता है ना कि 20 लोग आपको मना करते हैं, तो 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको जो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ देंगे। तो धीरे धीरे छोटी छोटे स्टेप्स लेते हुए मैं अपनी बुक को 2015 में मैंने शुरू किया था, और 2016 की अगस्त मेरी किताब, ये सुषमांजलि किताब का नाम है, मेरी पहली किताब काव्य संग्रह सुषमांजलि लॉन्च हुई जनरल ए.आर. प्रसाद के द्वारा दिल्ली में। और इस तरह मैंने कविताओं की दुनिया में पदार्पण किया। अगर इस किताब की बात करें तो इससे क्या सीखने को मिलेगा युवाओं को? इस किताब में हर वो बात है, बेसिकली मोटिवेशन, प्रकृति के बारे में, उसके बाद प्रेम सौंदर्य के बारे में। तो ये किताब 2016 में आई और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इससे एक मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई राइट गुड। और धीरे धीरे दिल्ली में काफ़ी मंचों में मैं शिरकत करने लगी, मैं काफ़ी कवि सम्मेलनों में गई, तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और शायद मेरी माँ का आशीर्वाद होगा कि जिन्होंने सुना कविताएं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें आगे बुलाया। तो इस तरह मैं ओपन माइक गई, तो सब जगह धीरे धीरे एक मैं स्थापित कवियत्री के रूप में अपना नाम बना पाई। 2 पंक्तियां हैं। हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखती हूँ, देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहाँ रखती हूँ। तो एक नई शुरुआत आप बोल लीजिए कि कविताओं की दुनिया, और एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम अ होम मेकर टू पोएटिस। और मैं ओपन माइक्स जाने लगी, और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई युवा कवियों से। वो युवा कवि जो दिल्ली, जयपुर से, चंडीगढ़ से, लखनऊ से, दूर दूर से आए हुए हैं अपनी 2 मिनट की कविता सुनाने के लिए। उस स्लॉट के लिए भूखे प्यासे वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं अपने को बहुत पैशनेट समझती थी पोइट्री को लेके, पर उन लोगों के पैशन के आगे मुझे मेरा पैशन बहुत कम लगने लगा। मुझे लगा कि इन लोगों को अगर इस उम्र में सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरह से अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि ओपन माइक में दे वर परफॉर्मिंग इन कैफ़ेज़, छोटे छोटे कैफ़े में, और बहुत अच्छा लिख रहे थे, दे वर राइटिंग सो गुड। और इनको मैंने वही कि इनको बड़ा मंच तो मिल ही नहीं रहे, बड़े बड़े मंचों पे ये एक श्रोता बन के रह जाते थे। तो जब मेरी इनसे बात हुई और मुझे लगा कि इनको अगर चांस दिया जाए तो दे कैन बी स्टार पोएट। तो उन दिनों इंडियन आइडल चल रहा था, और इंडियन आइडल में जिस तरह बडिंग सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल होता है, बडिंग डांसर्स के लिए इंडियन ये डांस इंडिया डांस होता है, तो बडिंग पोएट्स के लिए इंडियन आइकॉनिक पोएट क्यों नहीं हो सकता। ये मेरी थॉट थी, सोच थी, और ये शायद मुझे उस क्यूरियोसिटी थी जो मुझे क्षितिज तक ले गई। तो 2018 में मैंने, क्योंकि व्हेन आई आस्क्ड मेनी पीपल एट दिल्ली, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, क्योंकि कविताओं का सबका यही कहना था कि ये स्टीरियोटाइप होता है, यानी बेसिकली उन लोगों का है कि कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, ये कहाँ से होगा और ये क्यों होगा। तो और युवाओं का कहना था कि बोलते हैं ना कि दिग्गजों की भीड़ में हमारा युवा खो रहा था, और उनको अगर चांस नहीं मिल रहा था तो वो कलम और किताब सब चीज़ छोड़ के वो फिर अपने प्रोफेशन, वो अपनी ढूंढ रहे, कुछ और कर रहे, पर ये जो इनकी हॉबी थी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो बिना वक्त गवाए, जैसा मेरे को मेरी माँ से एक सीख मिली है कि काश नहीं बोलना है, अब ये एक थॉट आ गया, तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ क्षितिज
मैंने क्षितिज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की 2018 को 1 जून क्षितिज की नींव रखी गई और इस तरह काफ़ी अक्रॉस इंडिया पहले हमने सोशल मीडिया से काम शुरू किया, तो पूरे भारत से हमारे युवा कवियों ने हमें बहुत साथ दिया और धीरे-धीरे नवोदित कवि जी। यानी वो कवि जैसे 75 साल की महिलाएं जो डायरी में लिखती हैं पर आज तक वो कोई मंच पे अपनी साझा नहीं कर पाई हैं अपनी कविताओं को, वो हमारे साथ जुड़ने लगी। जी। तो ये जो मेरा आंदोलन आप बोलो या मेरी जो थॉट था, ये युवा से नवोदित पे चला गया। कई महिलाएं मेरे साथ जुड़ी, गृहिणियाँ जुड़ी और धीरे धीरे क्षितिज एक मुहिम बन गया सारे युवा कवियों, सारे नवोदित कवियों के लिए कि जी। वो पहला प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं। एक आप लाइफ कोच हैं, तो किस तरीके से युवाओं को देखती हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है? सुमन, जनरली क्या होता है, ये ऐसी उम्र है लाइफ बीइंग अ लाइफ कोच, जब मैं युवाओं के मैं कॉलेजेस जाती हूँ, सेशन लेती हूँ, तो वो उनका डेवलपिंग ईयर है, उन्हें अपने करियर की चिंता है, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें प्यार इश्क मोहब्बत भी होता है, ब्रेकअप होता है, तो दे आर अनेबल टू हैंडल सो मैनी इमोशंस टुगेदर। तो और करियर प्रायोरिटी है, पेरेंट्स का प्रेशर, तो वो ना थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। तो बेसिकली उनको मोटिवेट करना कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज़। जी। 2 पंक्तियाँ थी, कई बहाने थे खुद को हारता देखने के, मगर वक्त और हालात के ऊपर मैंने अपने इरादे रख दिए। तो बेसिकली उन लोग को सिखाया जाता है अबाउट द प्रायोरिटी। क्या होता है कि उनको करियर अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता हाथ आती है। तो कैसे आप उस स्ट्रेस को डील करें, क्योंकि होता क्या है, उनको लगता है कि हमने मेहनत की और हमें फल नहीं मिला। कई बार कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना, निरंतर आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको साल भर बाद फल दिखता है। जैसे अगर हम जिम में ही जाते हैं, तो अगर अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो एक दिन की बात नहीं है, समय लगता है, हर चीज़ को समय लगता है। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। पानी सी गति राखिए, जीवन सफल बनाए, जैसी भी हो परिस्थिति उस साचे ढल जाए। तो आज का जो युवा है वो होता है ना कि हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, वो कंफर्ट जोन। जी। तो आपको पानी सा रहना है कि जिस साँचे में हम डाल रहे हैं, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। बीइंग फौजी वाइफ़, बीइंग आर्मी ऑफिसर्स वाइफ़, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है अकेले हमें सब हैंडल करना है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे मेंटली, तो हम टूट जाएँगे। हस्बैंड हमारे बॉर्डर पे हैं, जो आज जैसा अभी हमारा 7 मई को जिस तरह सीज़ फायर हुआ, जी। ये हुआ, तो उसमें अगर हम अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो निश्चिंत होकर देश के लिए खड़ा है क्योंकि पीछे उसकी पत्नी उसके परिवार का ख्याल रख रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इतना ज़रूरी है कि कब कौन-सी आपको स्थिति का सामना करना पड़े, तो आप अपने को कैसे डीमोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने दुखी कैसे रह सकते हैं। जी। बहुत सारे युवा हैं जो प्यार, इश्क, मोहब्बत, दुख, तकलीफ़, तो ये उम्र है करियर बनाने की। जी। तो आप अगर अपने करियर पे ध्यान देंगे और एज़ अ फ्रेंड रहो, उसको इतना दिल से लगा के हर बात को, क्योंकि ये समय भी चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जनरली वही सिखाती हूँ कि स्किलफुल रहिए, नॉलेज बढ़ाइए, पढ़ाई करिए, नई-नई चीज़ें सीखिए ताकि आपका दिमाग, माइंड डाइवर्ट हो, रादर दैन आप एक जगह अटक के बैठ जाओ। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि युवाओं में देखा जाता है कि आत्मविश्वास जो है वो खो बैठते हैं, तो जी। उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? होता क्या है सुमन कि कई बार रिजेक्शन से ना आप आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खो देते हो। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी को एक प्लेग्राउंड की तरह अगर आप देखें, आप नेट प्रैक्टिस करते रहिए। कई बार होते हैं 1000 लोगों से आप मिलते हैं, इनका क्या होता है 5 लोगों से इन्होंने मिले और 4 लोगों ने अगर आपको बोल दिया कुछ, तो आप आत्मविश्वास खो देते हैं। तो ज़रूरत है अपने को जानने की, समझने की। तो हमेशा मैं यही लोगों को बताती हूँ कि पहले खुद को पहचानो, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
तो खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको आखिर ज़िंदगी में चाहिए क्या। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको पढ़ना होगा। जी। पढ़ना होगा तो अगर आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपने नहीं कवर किया है, तो आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते, आप टीचर को बोल सकते हो, पेरेंट्स को बोल सकते हो कि हाँ मैंने कर लिया। पर आप अपने आप से, अंतरात्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो समझिए कि आपने नहीं किया है और उसका उपाय है कि मैं ये करूँगा। जी। ना कि मैं उसे छोड़ दूँ और झूठ बोलूँ, मैं उसे करूँगा। मैं अपने से झूठ आप अगर नहीं बोलेंगे, आपका आत्मविश्वास कहीं नहीं जा रहा है। और खुद पे भरोसा रखना, स्किलफुल होना, जी। सीखना, जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। और जो आप सीखते हो वो आगे काम आता ही आता है। तो अपने को हमेशा अपग्रेड करना, कोई नई चीज़ आ रही है, नई साहित्य को पढ़ना, नई किताबों को पढ़ना, सो दैट आप आत्मविश्वास आएगा कैसे? आत्मविश्वास आएगा चीज़ें को जानने से। जी। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अपने को सेल्फ डिस्कवर करना, कि कहीं पे आपको अगर कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है तो आप अपने को समझें, आप जिम जाएं या आप एक्सरसाइज करें। बहुत लोग होते हैं कि बस चिप्स खा रहे हैं और मूवीज़ देख रहे हैं एंड देन उनको लग रहा है कि मैं तो कुछ भी, तो उठना तो पड़ेगा, बिल्कुल। पहला कदम लेना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप उठेंगे, आई फील कि आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी तभी ग्रो करती है जब आप अपने को इम्प्रूव करते हैं। तो निरंतर तैयार रहिए अपने को सुधारने के लिए। बिल्कुल। आपने कॉलेज और देखा है कि यूनिवर्सिटी में भी संवाद किया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कौन-सी चीज़ें सुनने को मिली हैं जो युवा परेशान नज़र आए हों? सुमन, ये लोग करियर को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके, उसके बाद बहुत सारे युवा मैंने देखे जो नेग्लिजेंट है, जो सच में सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके। हुँ। कुछ ऐसे हैं जो ओवर थिंकर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मौज मस्ती, कॉलेज टाइम है, हम ये वाला टाइम एंजॉय कर लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जब उन्हें ये डर लगता है कि अब हमारा करियर, जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, जी। उसके बाद उन्हें लगता है कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो वो वापस पीछे जितना छूटा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी। जैसे ग्रूमिंग इज़ अ पार्ट, जो मैं बताती हूँ। छोटी छोटी सी आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर, आप रूम से जब आप निकलते हो तो आप कैसे निकल रहे हो, लोगों से बात कैसे कर रहे हो। जैसे आजकल चलन है गाली गलौज का, तो युवा बहुत उसको नॉर्मलाइज कर रहा है। जी। वो कॉरपोरेट कल्चर में या गवर्नमेंट जॉब्स में वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। फिर उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी होगी, तो क्यों ना हम अभी से तैयारी करें। तो बिल्कुल। उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो टीवी, और वो लोग बहुत इंस्पायर, टीवी और इन सब से ये लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। तो जो रियल वर्ल्ड है, रियल दुनिया है, वो बहुत मेहनत खोजती है। और जो रील दुनिया है, रील वाली, वो बहुत आराम से आपको अ, भ्रम में डाल सकती है कि हाँ यही ज़िंदगी है, पर वो ज़िंदगी होती नहीं है। जी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो युवा, मैं यही बताती हूँ कि जो आप बाद में करो, पहले से ही समझो अपने आप को और मेहनत करना शुरू करो, अपने स्किल डेवलप करना शुरू करो। लाइफ, यानी अगर सीरियसली वो अपने को लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आत्मविश्वास की कमी है। और धीरे धीरे अच्छी आदतें जो हमारे समाज ने सिखाई हैं, तो समाज गलत नहीं है। समाज जो बोलता है तो सुनो थोड़ा समाज को। बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं युवाओं को अपना टाइम जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत आसान लगता है कि ये जेनज़ी और ये जो उनके आजकल नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश भी वो लोग लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट पे जैसे लिखते हैं, तो ऐसी शॉर्टकट इंग्लिश कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको अप्रूव ही नहीं करेगा। तो व्हाई नॉट टू लर्न द स्किल प्रॉपरली। मेन वही है कि सही चीज़ सही तरह से सीखिए। बिल्कुल। क्षितिज लाइफ़स्टाइल जो है, इस ये फ़ैशन लाइफ़स्टाइल जो है, ये क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? सुमन, क्षितिज फैशन लाइफ स्टाइल इज़ एक्सटेंशन ऑफ क्षितिज। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इंडियन आइकॉनिक पोएट की शुरुआत की, तो इंडियन आइकॉनिक पोएट की शुरुआत करने का जो रीज़न था वो ये था कि कवियों को थोड़ा हम ग्लैमराइज करें। तो हमने उसके लिए ग्रूमिंग सेशंस रखे।
मैं खुद 2018 में मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड 2018 रही हूँ। तो जब मैं उधर गई थी और वहाँ मैंने हिंदी में बात की है, वहाँ मैंने कविताएं बोली हैं, तो एक चीज़ तो समझ आ गया कि टैलेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ से ये लगा कि जो हमारे युवा हैं, जो जनरली बहुत लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, वो कई बार आत्मविश्वास उनमें कम हो जाता है देखकर कि नहीं वो तो इंग्लिश बोल रहा है तो वो स्मार्ट होगा, जबकि बोलते भाषा केवल अभिव्यक्ति है, ज्ञान नहीं है। तो एक नॉलेज को आप भाषा से तौल नहीं सकते। तो इस संदर्भ में मैंने स्टार्ट किया अपने कवियों के लिए ग्रूमिंग सेशन, कि आप जब स्टेज पे आते हो तो जैसे कोई भी फिल्म है, हम लिरिक्स क्या है, वो कविताएं हैं। तो कोई भी आप मूवी देखेंगे तो हमें वो लिरिक्स याद रहते हैं जिनको बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया होता है। जी। तो ठीक उसी तरह हमें वो परफॉर्मेंस याद हो जाती है उस कवि की, जो उसने बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे से बोल रहा है, अच्छे से तैयार है। तो हर चीज़ मायने रखती है कि अगर वो उसकी सैड पर्सनालिटी रहेगी तो हमें खुद मन नहीं करेगा, उसकी अच्छी से अच्छी कविता भी अनसुनी हो जाएगी। जी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया ग्रूमिंग। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया उसी को एक्सटेंड करके क्षितिज फैशन एंड लाइफ स्टाइल, एक ऐसा सेगमेंट जहां हम उन महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं जो चाहती हैं थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना कि फैशन इज़ फॉर एवरीवन। इट्स नॉट कि आपने आप टीवी पे बैठ आप देख रहे हो घर में बैठ के कि टीवी पे आप किसी मॉडल या किसी को देख रहे हो तो वाह वो ज़िंदगी है, तो वो ज़िंदगी हमारी क्यों नहीं है। तो एक आम महिला, एक आम इंसान भी फैशनेबल रह सकता है, संस्कार के दायरों में भी रह सकता है और रैंप पे भी चल सकता है। बस इसी सोच के साथ मैंने KFL शुरू किया और हम लोग 3 सीज़न्स हम लोग कर चुके हैं KFL शो स्टॉपर मिसेस इंडिया के। और हम लोग इस साल सीज़न 4 के लिए तैयार हैं। देश भर से वो महिलाएं जो समाज के लिए कुछ कर रही हैं, जो वो जनरली उनको क्या हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो वो समाज में बहुत सारा काम कर रही हैं और वो इतने देश को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, घर को संभाल रही हैं। तो हम चाहते थे कि हम उन्हें ऑनर करें, हम उन्हें क्राउन पहनाएं। तो ये पेजेंट उन महिलाओं के लिए जो होम मेकर्स है, जो गृहिणियां हैं, क्योंकि एक गृहिणी भी होना बहुत बड़ी चीज़ है। जी। एक गृहिणी अपने पूरे परिवार को संभाल के खड़ा कर देती है, उसका परिवार उसे रोल मॉडल की तरह देख रहा है, तो समाज क्यों नहीं देखे। तो उन सबको वो बोलते हैं ना, वो सेलिब्रेट करने के लिए कि आप आइए, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको मेक ओवर देंगे और आप रैंप पर चलिए। तो इस तरह KFL काफ़ी अच्छा पॉपुलर हो रखा है हमारे पूरे भारत में ही बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस साल सीज़न 4 होने वाला है KFL शो स्टॉपर मिसेस इंडिया का 21 जून को दिल्ली में। जी। अगर सौंदर्य और आत्मविश्वास के रिश्ते को आप किस परिभाषा में करती हैं? सुमन, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास ही सौंदर्यता है, जी। सुंदरता है। आत्मविश्वास ही सुंदरता है। और अगर आप आत्मविश्वासी हो तो आप कोई भी परिस्थिति का सामना कर लेते हो। और आप आत्मविश्वास आता कहाँ से? आत्मविश्वास आता है जब आप नॉलेजेबल हो, जब आप टैलेंटेड हो, आपको कोई स्किल आती हो, तो जब आप लोगों से बात करते हो तो आप अपने हुनर के बारे में बता रहे हो। आप लोगों से अपना, चाहे आप खाना भी बना रहे हो, आप अच्छे से बना रहे हो, तो आपको अपने आप ही खुशी होगी कि हाँ मैं ये चीज़ जानती हूँ और इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। तो हर स्त्री, हर नारी खूबसूरत है। कोई पैरामीटर नहीं है उसे जज करने का, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। जी। हर इंसान की अपनी जर्नी है और वो अपने दायित्वों को निभाते हुए, कितने स्ट्रगल्स करते हुए आगे बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टैलेंटेड हैं, आप नॉलेज रखते हैं, आप कुछ अलग करने का, समाज को सही दिशा में ले जाने का अगर आप हिम्मत रखते हैं,
तो आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपकी कितनी बुक्स आ चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सुमन, मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं और पहली किताब 2016 में आई थी, सुषमांजलि। उसके बाद दूसरी किताब आई थी सुषमांजलि पार्ट 2, आँखों में आसमान। ये आई थी 2021 में, और अभी 2024 में हमारी तीसरी किताब आई है, फ़र्क सिर्फ़ जज़्बे का था। जी। तो ये जो फ़र्क सिर्फ़ जज़्बे का था, ये इसमें कोटेशंस हैं केवल, और इसकी जो प्रॉपर जो लाइन्स हैं वो ऐसे है: फ़र्क सिर्फ जज्बे का था, तुमसे ज़िंदगी खेल गई और मैं ज़िंदगी से। तो ये कविता का शीर्षक भी है, यानी मेरी किताब का भी, कि जज्बे की कमी होती है। जो लोग अगर अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं तो अपने को टूटने मत दीजिए, गैदर करिए, और जो कमी है उसे सीखिए, एक्सेप्ट करिए। बहुत लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझ में ये कमी है। जी। तो इस तरह मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, और हम लोग पब्लिकेशन हाउस से भी जुड़े हैं। क्षितिज पब्लिकेशंस हम चलाते हैं, जिसमें हमारे साथ जितने युवा कवि जुड़े हैं, जितने नवोदित कवि हैं, हम सबकी सबकी कविताओं की किताबें भी लेकर आते हैं, उनकी कलेक्टिव एंथोलॉजी भी पब्लिश करते हैं, और उसे फिर हम अपने इवेंट्स में लॉन्च भी करते हैं। तो जी। इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हर नवोदित कवि डायरी के पन्नों से अपनी कविताएं निकाले, उसे किताब का रूप दे। तो हर राइटर को ऑथर बनाने का काम क्षितिज पब्लिकेशंस कर रहे हैं। बिल्कुल, और दर्शक भी यही चाह रहे होंगे कि आप अपने जीवन की अभी तक की जितना भी आपका सफ़र रहा है, उसको कविता की एक पंक्ति में अगर समेटना हो तो वो पंक्ति क्या होगी? ये मेरे 7 साल की जर्नी है। 2018 से क्षितिज शुरू हुआ, और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, बहुतों ने सपोर्ट किया, बहुतों ने नहीं किया। तो अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो मैंने बस एक काम किया है, मैंने अपना कर्म किया है। तो जब कर्म हर बाधा से खास हो जाए, ज़माने को भी इसका आभास हो जाए। तो इन 2 पंक्तियों में मेरी पूरी ज़िंदगी समेटी हुई है कि आप कर्म करते रहिए, अपने आप कभी ना कभी समाज को, ज़माने को आपके काम की बात पता चलेगी। एक इंटेंट अगर प्योर हो, आपका बोलते हैं ना कि आपने अगर नेक नियति से काम किया हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो उसे धीरे धीरे सपोर्ट मिलता है और लोग जुड़ते हैं आपके साथ। और क्षितिज आज 50,000 लोगों का विशाल समूह हो रखा है। पूरे भारत से, विश्व भर से लोग जुड़े हैं, नवोदित कवि। तो केवल युवा ही नहीं, elderly ladies are also joining with us, elderly people are also joining with us, और उन्हें भी कि आप अपनी किताब लेकर आइए, आप अपनी कविताओं को, एक तो पहला मंच जो नवोदित कवियों को बड़े लेवल पे जो प्लेटफॉर्म आप बोल लीजिए, वो क्षितिज दे रहा है। जी, अगर मैं बोलूँ कि प्रेरणा की बात हुई थी, आपने प्रेरणा के बारे में बताया, लेकिन सपोर्ट की बात करें तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिला है अभी तक आपको? सुमन, मुझे टचवुड, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, सभी से मिला है, मेरे फादर से, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, माय ब्रदर, एवरीबडी सपोर्टेड मी होल हार्टेडली। इट वाज अ थॉट, और मैंने जब बताया तो सबने बस यही बोला, देख लो। इट वाज लाइक कि दे ऑल्सो नो कि क्योंकि मैं गृहिणी रही हुई हूँ, तो सबको पता है कि ये बाहर निकली नहीं है कभी, तो शायद ये बैठ जाएगी, या शायद ठीक है, थोड़ा सा आप कर लो मेहनत, अपने आप ही पता चल। बट ये हो गया कि मैं रुकी नहीं, तो वो लोग फिर धीरे धीरे कि ये तो रुकी नहीं रही है, तो एवरीबडी स्टार्टेड सपोर्टिंग मोर। शुरू में ये था कि ठीक है, देख लो, हो सकता है तो कर लो, एंड फिर मैं रुकी नहीं, मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, मैं चलती गई। मैं बोलते हैं ना कि कहीं कुछ पैशन था या आग थी या कुछ तो था जो मुझे बैठने नहीं दे रहा था, जिद थी कि मुझे ये इंडियन आइकॉनिक पोएट स्टार्ट करना है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उस क्यूरियोसिटी ने क्षितिज को 7 साल में, यानी पूरे ग्लोबली एक पहचान दी। हमें इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फॉर इनोवेशन इन लिटरेचर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड।
CXO अवार्ड है। तो 2023 में मिला था। तो इस तरह एक पहचान भी बनी। लोग तो देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं सब सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इनिशियली सबने किया सपोर्ट, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, एवरीबडी सपोर्टेड। पर अब तो ऐसा हो गया है कि आप बहुत सही कर रहे हो सही दिशा में जा रहे हो। तो ये शायद इनर विल आप बोल लीजिए कि एक आत्मविश्वास था और मुझे लगता था कि ये हो सकता है, इट्स फीजिबल, तो मैं रुकी नहीं। जी, हमने कई बार ये देखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहिणी हैं घर में, वो कहती हैं कि अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या ही करेंगे हम, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? सुमन, 2 पंक्तियाँ हैं। दिए सी रोशन मैं हर दफ़ा जलती हूँ, तेज़ हवा की फ़ितरत से कब यहाँ डरती हूँ। तो उन महिलाओं के लिए जो एक्सक्यूज़ेज़, मैं इसे एक्सक्यूज़ बोलती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सिज़ेरियन हैं। परिवार भी है, सब कुछ है। मैं सब कुछ देखती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ और जिम भी जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। तो ये बोलना कि मैं कब करूँ, कैसे करूँ, अब हमारी उम्र क्या है, तो कोई चीज़ रुकने की, कोई बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ेज़ की कोई उम्र नहीं होती है। आप यानी आपको अगर नहीं कुछ करना है तो बहुत सारे बहाने हैं, और अगर कुछ करना है तो मुझे ऐसा लगता है अपने को एक उद्देश्य से बांधिए। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फ़ील कर चुकी हूँ। 15 साल तक शादी के मेरे साथ शायद कोई उद्देश्य नहीं था, तो मैं आराम से मेरी ज़िंदगी चल रही थी, और जैसे ही मुझे उद्देश्य मिला, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई और मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ती चली गई। जी। तो आई फ़ील कि एम्बिशन रखिए, पढ़ाई पूरी करिए। बहुत महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी शादी जल्दी हो गई, जैसे मेरी ही शादी जल्दी हुई है। तो मैंने शादी के बाद MBA किया है, अभी मैं PhD का प्लान कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को रोकिए मत। जो आप सोच रहे हो, अगर आप चाहोगे तो रास्ते बनते जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को समय नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता, आप सुबह 4 बजे उठिए, अपने लिए समय निकालिए। तो देयर इज़ नो आंसर टू एक्सक्यूज़ेज़। और भागना दौड़ना, जैसे अभी मैं ही मथुरा में पोस्टेड है हमारे हस्बैंड, वहाँ से मुझे दिल्ली आना है, मुझे भोपाल जाना, तो मुझे ट्रैवल करना है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं परेशान हो रही हूँ, तो उससे कुछ नहीं होना है। वो अपॉर्चुनिटी आपका वेट नहीं करेगी, जी। वो चली जाएगी। अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी को कैसे, आपके लाइफ में कुछ भी आ रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को समझना, उसे पकड़ना और उसको लेके आगे बढ़ना। क्योंकि अगर आप बैठेंगे, कोई और वो चीज़ ले जाएगा। तो प्लीज़ अपने को ये नहीं बोलिए कि अब मेरी उम्र हो गई। उम्र कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ कि जो हमारा KFL पेजेंट है, इस साल 75 साल की महिला मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब आप सोचिए, उस उम्र में लोग कहते हैं कि अब ना मैं चल पाऊँ, ना मैं उठ पाऊँ, जी। उसमें वो पार्टिसिपेट करने की हिम्मत रख रही हैं। तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। अगर आप दिल से यंग हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो मिस मत करिए उसे। आप लेते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, पढ़ाई करिए, अपने को अपग्रेड करिए। बहुत चीज़ें हैं सामने, अपने आप रास्ता निकलते जाता है। जी, आप दर्शकों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी अपनी कुछ पंक्तियों से। जोखिम है बड़ा जुनूँ को ज़रूरत बनाना, जंगल में कारवां लेकर सिर फिरे ही चला करते हैं, विश्वास की लौ से रोशन इनके सब रास्ते, किसी भी मुश्किल से कब और कहाँ ये डरते हैं। तो डोंट बी अ ओवर थिंकर। बहुत ज़्यादा लोगों से मैं मिली हूँ जो आगे फ्यूचर का सोचने के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब करते हैं। तो हमेशा वर्तमान में जिएं, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो अगर बड़े हैं तो सपने ज़रूर देखिए और बड़े सपने देखिए और उन्हें
पूरा करने के लिए शिद्दत से काम करिए। तो ज़रूरी है, और सब्र रखिए, जी पेशेंस, जी क्योंकि आज के जो युवाओं से मैं मिलती हूँ उन्हें पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि आज उन्होंने कंपनी स्टार्ट की और वो अगले साल ही एकदम टर्नओवर आ जाए। तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए अपने को गोल ओरिएंटेड रखिए, कुछ बांधिए अपने जीवन में जो आपको जीने के लिए जुनूनी बनाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी, आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं और वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सुमन। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद खूबसूरत बातचीत, शब्दों, सोच और सपनों की उस सशक्त आवाज के साथ जो सिर्फ लिखती नहीं, जीती हैं। अपनी कविताओं को रंजीता जी ने हमें आज बताया कि कैसे जुनून को दिशा दी जाए और कैसे एक स्त्री अपने दम पर न केवल खुद को बल्कि हजारों को मंच दे सकती है। कभी कविता के माध्यम से, कभी आत्मविश्वास की रैंप से और कभी जीवन कोचिंग के शब्दों से। अगर आपने भी इस बातचीत से कुछ सीखा, महसूस किया या प्रेरित हुए तो इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने आसपास के युवाओं को बताइएगा कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस शुरुआत चाहिए। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे संगम टॉकीज पर एक नई कहानी, एक नई आवाज और एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।